हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। अब जो एग्ज़ाम चल रही है, जैसे कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हमसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, अब जो सीजन एग्ज़ाम का चलने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम में चैप्टर बहुत काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या बातें याद रखनी है, क्या क्या ऐसे लॉजिक हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू अगर आप याद रखते हो तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आज हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जो चक्रवृद्धि होता है इसके अंदर जो ये शब्द आप देख पा रहे हैं चक्कर, बच्चों इस चक्कर का मतलब होता है बार बार। चक्कर का मतलब क्या होता है? बार बार। और जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब बच्चों होता है बढ़त। क्या होता है? बढ़त। तो बच्चों, अगर किसी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर बार बार बढ़त होती है तो इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि। क्या बोलते हैं उसको? चक्रवृद्धि। अगर रुपए का जो ब्याज है उसमें अगर बार बार वृद्धि होती है, दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, यदि रुपए के इंटरेस्ट में, रुपए के ब्याज में, अगर रुपए के ब्याज में बार बार बढ़त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस पूरी लाइन को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। शायद ये बात आप समझ पाए होंगे कि चक्रवृद्धि जो शब्द है इसका क्या मतलब है और इस पूरे शब्द की क्या मीनिंग होती है, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे मैं विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ या कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर ये जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न करता है, ये बहुत टिपिकल चैप्टर होता है और इस चैप्टर को सीखने के लिए सर हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस चैप्टर में ऐसी क्या खूबियां हैं, क्या इसमें राज छुपे हुए हैं, जिस राज को आप लोग पहचान नहीं पाते हो और उन राज से अब अनभिज्ञ होने के कारण से आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही टिपिकल चैप्टर लगता है। बच्चों, अब आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने जो चीज़ सीख रखी है वो आपके पास है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं छीनने वाला। ना तो मैं उनको लेके जाऊंगा, ना आपसे कोई दूसरा व्यक्ति लेके जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट सिखाए गए कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो जो आप लोगों ने सीख रखा है उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को समझते समय एक आम स्टूडेंट किन किन समस्याओं से गुजरता है। बहुत सारी समस्याएं होती है जिनके कारण से बच्चा इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाता है। बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, एक बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहते हो इस चैप्टर को, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इन 4-5 स्टेप आपको अपनी लाइफ में गुजारना पड़ेगा। अपने द्वारा इन स्टेपों से आपको डेवलप करना पड़ेगा इन स्टेप के द्वारा, ताकि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि एक विद्यार्थी के पास पैशन होना चाहिए, एक जुनून पैदा होना चाहिए आप लोगों के अंदर, एक जुनून उसमें विद्यार्थी में होना चाहिए कि ये चैप्टर रियल में मैं पढ़ना चाहता हूँ और इसको मैं सीखना चाहता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी समस्याओं से गुजरना पड़े, इस चैप्टर को मैं सीख के ही रहूँगा। ये जुनून आप लोगों में होना चाहिए। अगर ये जुनून आप लोगों में है तो आपसे मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। ये मैथमेटिक्स की जान है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में बच्चों, मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा स्टेप नंबर 2।
सबसे पहले आपके पास पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। सेकंड नंबर जो स्टेप है वो बच्चों आती है प्रॉब्लम, कि आप लोगों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्व कैसे किया जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि एक विद्यार्थी के सामने इस चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बच्चों वो आती है पहचान कैसे करें। आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी हुई है कि पहचान कैसे करें। बच्चों एक बात यहाँ, ऐसा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक स्टूडेंट के सामने, ये बात निकल के आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी सोचता है कि इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में दो प्रकार से हमने पढ़ रखा है, एक तो पढ़ रखा है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चले कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसकी पहचान हम कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा 99% ये श्योर है, एग्जाम में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो उसमें चक्रवृद्धि शब्द लिखा हुआ रहता है। फिर भी आजकल जो अच्छे लेवल की सेंटर लेवल में जो एग्ज़ाम चल रही है, ऑफिसर पोस्ट की जो एग्ज़ाम चलती है, उनमें 1% चांस ऐसा रहता है कि वहाँ जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन क्वेश्चनों में ये चक्रवृद्धि शब्द लिखा हुआ नहीं आता है। तब हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए आपको अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको डेवलप करना पड़ेगा, अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के प्रति। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में ये पहचान कर पाते हो कि ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आप कैसे कर पाते हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो सब्जेक्ट की जो समझ होती है वही इंसान को ये बताता है कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को भी इस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर है इनकी समझ आपको होनी चाहिए। कुछ कॉमन सेंस के द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हो, 1% क्वेश्चन भी। और ये 1% क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आप लोगों को उतने क्वेश्चन तो करने ही हैं जितनी पूरी दुनिया करती है, और वो क्वेश्चन भी करने हैं जिनको दुनिया छोड़ के आती है, क्योंकि दुनिया जिसको छोड़ के आती है वही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप करके आते हो तो वो सिलेक्शन के कगार पर पहुंचा देता है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर उठ के आता है विद्यार्थियों के सामने, वो बच्चों क्या है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। आप लोगों के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है, आप लोग ये पहचान नहीं कर पाते हो कि सर हमें कैसे इन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचान कर पाएंगे इस चीज़ का, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। साथ में ही मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो साधारण ब्याज वाला चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो चैप्टर है, इनमें कुछ सिमिलरिटियाँ होती है, कुछ समानताएं होती है। इन दोनों के अंदर कुछ समानताएं होती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं तो आपकी जो समझ है वो डेवलप हो जाएगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है, मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है, मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये मैथमेटिक्स का एक 8वां अजूबा है। क्या है ये 8वां अजूबा है। आखिर क्या है इसमें ऐसे राज, आखिर क्या है इसमें ऐसे राज जिसके कारण से ये बना है मैथमेटिक्स का 8वां अजूबा। क्या आप लोग इस चीज़ को जानना चाहते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इस चीज़ को जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप इसको 8वां अजूबा क्यों बोलते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल समझ पाएंगे आप आसान तरीके से। अब बच्चों हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सबसे पहले आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि पैशन जुनून आपने पैदा कर लिया होगा वीडियो को देखते ही कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है। साथ में बच्चों आप लोगों ने जब क्वेश्चन इसके सोल्व किए होंगे किसी एग्जाम के अंदर या किसी प्रैक्टिस बुक के अंदर, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चनों का, तो जो जो समस्याएं आप लोगों के सामने आती है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आप लोगों के सामने ये समस्याएं यहाँ पर आती है। बच्चों पहचान करना मैंने आपको सिखा दिया है, ये प्रॉब्लम अब जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए।
अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी का काम होता है, कुछ शब्दावलियां आप लोगों को काम में लेनी है। इस चैप्टर को पढ़ते समय आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगी जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होती है वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, कैसे आप पहचान कर पाओगे। साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इसमें सिमिलरिटियाँ होती है। फिर हम बताएंगे कि इस चैप्टर को मैथमेटिक्स का आठवां अजूबा क्यों बोला जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो अपना टॉपिक पहचान करना मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले मैं इन शब्दावलियों का उपयोग करूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ते समय आप लोगों के सामने 3-4 शब्द आएंगे, उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों एक शब्द तो आएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान से नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी समस्याएं सोल्व हो जाए। इसके बाद में बच्चों एक शब्द आपके सामने आएगा यहाँ पर रेट। जैसे ही आप इसके क्वेश्चन निकालोगे ना तो आप लोगों के सामने ये शब्द वहाँ पर लिखा हुआ आएगा रेट। आप लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ रखा है, उम्मीद करता हूँ अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़िएगा, मैंने वीडियो डाल रखे हैं। एक आता है रेट शब्द, और रेट का मतलब होता है बच्चों दर। ये भी मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि एक शब्द और आएगा यहाँ पर टाइम, और टाइम को हिंदी में बोला जाता है बच्चों समय। इन शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। एक आएगा बच्चों आपके सामने अमाउंट। क्या आएगा? अमाउंट। और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई? मिश्र धन। इसको बोलते हैं मिश्र धन। और जो मिश्र धन होता है, ये मिश्र धन क्या चीज़ होती है बच्चों? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसको बोलते हैं मिश्र धन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहचान कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को बेखूबी से समझ में आ गया होगा। फिर जो कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मिनोलॉजियां हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में चर्चा की जाएगी जिसको हम मूलधन बोलते हैं। किसी को पैसा उधार देते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जिस रेट पे हम देते हैं उसको हम बोलते हैं दर, और जितने समय के लिए देते हैं उसको बोलते हैं टाइम। और उस समय के बाद आप उस व्यक्ति को जितना पैसा और ब्याज चुका के आते हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन CSI एंड CI। फिर हम बात करेंगे सिमिलरिटी बिटवीन SI एंड CI। फिर हम बात करेंगे कि इसको आठवां भुजा क्यों बोला जाता है। तो अगला जो पॉइंट है अपना, वो कौन सा पॉइंट है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। क्या है इसके अंदर, क्या क्या इनमें अंतर पाया जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिएगा इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा बच्चों तीसरा जो पॉइंट अपना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं ना, इसको आप समझ पाएंगे। सपोज कर लो, आप लोग मान के चलिएगा आपने कुछ पैसा, कोई प्रिंसिपल, जैसे कि मैं 1000 रुपये लेके चल रहा हूँ, 1000 रुपये आपने अपने दोस्त पे कोई पैसा उधार लिया और उस दोस्त को बोला कि यार मैं तेरे को और उस 10% की दर पर पैसा मैं उधार लेके जा रहा हूँ, और टाइम आप मान सकते हो यहाँ पर 2 साल या 3 साल ऐसे कुछ लेके मान सकते हो। मान लो कि 3 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया, और किस पे लिया आप लोगों ने? साधारण ब्याज पे लिया। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साधारण ब्याज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है
फिर भी नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने 1,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लिया। 1,000 रुपये आपने अपने दोस्त से उधार लिया। अगर आप अपने दोस्त को 1,000 रुपये 1 साल बाद चुकाते हो तो आपको केवल और केवल 10% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? 10% का ब्याज। अगर 1,000 रुपये आप अपने दोस्त से उधार लेते हो और आप चाहते हो कि मैं उसको 1 साल बाद ही चुका दूँ, कितने साल बाद चुका दूँ भाई? 1 साल बाद। अगर आप अपने दोस्त को 1 साल बाद 1,000 रुपये चुकाते हो तो आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या का लास्ट का 1 जीरो हटा दो। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। इसका मतलब आपको कितने रुपए का ब्याज देना पड़ेगा भाई? 100 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने दोस्त को पैसा लौटाते हो तो कुल मिला के आप उसको कितना रुपये दे के आओगे? 1,100 रुपये आप उसको दे के आओगे। यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब मान लो कि आपने बोला कि यार मेरे पास तो 1,100 रुपये नहीं है, 1 साल बाद में तो नहीं दे सकता, मैं तो आपको बाद में दूंगा, 2 साल बाद में दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उसको 1 साल बाद में पैसा नहीं चुका रहे हो, 1 साल बाद अगर आप उसको पैसा नहीं चुका रहे हो तो अगली बार क्या होगा? आपको फिर 10% का ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगली बार 1 साल ख़त्म हो गई, दूसरी साल में यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बच्चों दूसरी साल जब आप उसको पैसा दोगे ना तो 1 साल का ब्याज तो आप उसको दे चुके हो। अगली साल मतलब इस साल से यहाँ तक आने में 1 साल और बच गई। अगर आप उसको अगली साल पैसा देना चाहते हो, इस साल आपने पैसा नहीं दिया 1,100 रुपये, आप चाहते हो कि मैं उसको यहाँ पर पैसा देना चाहता हूँ, तो याद रखना यहाँ पर भी आपको 10% का ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो 10% का ब्याज लगेगा वो इस राशि पर नहीं लगेगा, वो इस राशि पे लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है? प्रिंसिपल है। तो साधारण ब्याज में यही फ़ायदा है कि हम अगर अगली 1 साल बाद पैसा नहीं लौटाते हैं तो इतना पैसा तो हमारा बन चुका है, लेकिन अगली साल अगर हम पैसा लौटाते हैं तो इस पैसे के अलावा हमें 10% ब्याज और देना पड़ेगा। और किसका देना पड़ेगा? 1,000 का 10% देना पड़ेगा। 1,000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। तो बच्चों यहाँ पर फिर आपको 100 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 अगर इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे? 1,200 रुपये हो जाएंगे। मतलब मुझे 1,200 रुपये चुकाने पड़ेंगे अगर मैं 2 साल बाद पैसा लौटाता हूँ। कितनी साल बाद पैसा लौटाता हूँ मैं? 2 साल बाद। तो मुझे कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1,200 रुपये देने पड़ेंगे। मान लो कि मेरे पास 1,200 रुपये नहीं है, 1,200 रुपये नहीं है, मैंने बोला कि मैं तो नहीं चुका सकता यार 2 साल बाद भी, तो बच्चों मुझे 1,200 तो चुकाने पड़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि यार मैं आज तो पैसा नहीं चुका पाऊँगा, मैं तो 3 साल बाद ही पैसा दे सकता हूँ। कितने साल बाद दे सकता हूँ? 3 साल बाद। या फिर ऐसे बोल दो कि 2 साल तक का तो हिसाब आपने कर ही लिया, 1,200 रुपये बन गए। 1 साल बाद का हिसाब और कर लो भाई, 1 साल बाद का और हिसाब कर लो। जैसे ही आप 1 साल बाद और हिसाब करते हो या फिर यहाँ से देखेंगे तो 3 साल का हिसाब बनेगा। और 3 साल का आप कैलकुलेशन क्यों करते हो? आपको 2 साल की कैलकुलेशन तो मिल चुकी है ना भाई, आपको 1,200 रुपये तो मिल चुके हैं। 1,200 में क्या है? आपके पास ब्याज भी है, मूलधन भी आ चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1,200 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर 1,200 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, साथ में आपको ब्याज और देना पड़ेगा। कितना % का ब्याज? अगर आप यहीं से करना चाहते हो तो 10% का ब्याज आपको और चुकाना पड़ेगा। अब बच्चों याद रखना, इसका मैं 10% इसका 10% मैं नहीं निकालूंगा। 10% किसका निकलेगा? मूलधन का ही निकलेगा, क्योंकि मैं इसी का ब्याज दूंगा 10%। तो बच्चों इसका होगा 10% 100 रुपये। तो मेरे को यहाँ पर कितने रुपए और देने पड़ेंगे? 100 रुपये। और कितना हो जाएगा? ये 1,300 रुपये आप लोगों को चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? चैप्टर नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, साधारण ब्याज पढ़ा चुका हूँ पहले। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का मेरा जो उद्देश्य था वो केवल ये उद्देश्य था कि यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, प्रत्येक साल में अगर आप जो ब्याज दे रहे हो
वहाँ पर जो मूलधन आप लोग काम में ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, 1000 रुपये। इसका मतलब साधारण ब्याज के अंदर जो मूलधन होता है वो शुरुआत वाली राशि होती है, आगे वाली जो मिश्रधन होते हैं इनको मूलधन नहीं माना जाता है। ये पहली साल के एंड का मिश्रधन हो गया, लेकिन अगली साल अगर मैं हिसाब करूंगा तो मैं इसको काम में नहीं लूंगा, मुझे इसी को काम में लेके चलना पड़ेगा, मुझे इसी को मूलधन मानना पड़ेगा और इसी के ऊपर मुझे 10% का ब्याज देना पड़ेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है वो देखिए आप सभी विद्यार्थी। तो ये तो मैंने बताया था आपको साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अलग हट के लगता है कॉन्सेप्ट। क्या लगता है मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, उसको भी आप ध्यान से पढ़ना, आराम से समझ जाओगे, बहुत आसान टॉपिक है। अब बच्चों आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। अब मैं जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो पॉइंट अपना रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। अब मैं आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या समानताएं पाई जाती है और क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है, दोनों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एग्जाम्पल हम वही लेके चलेंगे जो अभी मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था, 1000 रुपये प्रिंसिपल। वो साधारण ब्याज का फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ चुका है। साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मेट चलता है। अब इसमें सुनिएगा, अगर मान लो आपने 1000 रुपये दोस्त से उधार लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ध्यान में रखना पहली साल में आपने कितने रुपए उधार लिया भाई, 1000 रुपये उधार लिया। और कितने % पे उधार लिया आपने, वही प्रिंसिपल 1000 रुपये आपने किसी दोस्त से उधार लिया है। और कितने टाइम के लिए लिया है बच्चों, मान लो 4 साल के लिए उधार लिया। और कितने % की दर पे लिया आपने, 10% पर एनम के हिसाब से ले लिया, वार्षिक के हिसाब से, कि भाई मैं इतना हिसाब से लेके जा रहा हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या प्रोसेस चलता है वो देखिएगा। अभी मैं केवल आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। हम क्वेश्चन कैसे डील करेंगे ये हमारे बाद की पॉइंट है, ठीक है। अभी हम इस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी आप लोगों को केवल और केवल मंथन करना सिखा रहा हूँ। जैसे आपको पता है ना कि मक्खन जो निकलता है, मक्खन वो मंथन करने के बाद निकलता है। आपने गांव में देखा होगा, अपनी मम्मी दादी जब भी छाछ बिलोती है तो उसमें मक्खन निकल के आता है, पहले उसको बिलोना पड़ता है। वही काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपको मक्खन निकाल के दूंगा। उस मक्खन से आप अगर यूज में करोगे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, आपको खुद को अजूबा लगेगा कि वाह यार कैसे शानदार आंसर आ पा रहे हैं क्वेश्चन के, बहुत जल्दी आंसर आ पाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। एक वीडियो में आपको मंथन करना पड़ेगा, फिर आपको क्रीम आपको मिलती जाएगी। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने मूलधन कितना लिया है, 1000 रुपये का मैंने मूलधन लिया है। किसी से पैसा मैंने 1000 रुपये उधार ले लिया। टाइम कितना है भाई, 4 साल के लिए 10% की दर पे उधार ले लिया। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या प्रोसेस चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या प्रोसेस चलता है, 1000 रुपये अगर आपका मूलधन है तो 1 साल में उसका कितना % ब्याज मिलेगा भाई, 10% उसका ब्याज मिलेगा। और 1000 का 10% कितना होता है भाई, 100 रुपये होता है। कितना होता है, 100 रुपये। ये बात आप याद रखना, 100 रुपये उसका ब्याज हो गया। अब याद रखना यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला पॉइंट है वो क्या है। समझने वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये है कि मिश्रधन कितना होगा 1 साल बाद। अगर मान लो आपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिया, कितना रुपये उधार लिया, 1000 रुपये। आप चाहते हो कि मैं उसका 10% 1 साल बाद ही उसको पैसा दे दूं, तो 10% का ब्याज देना पड़ेगा। और 1000 रुपये का जो 10% होता है वो कितना होता है, 100 रुपये। तो मुझे बताओ 1000 और 100 कितना हो गया, 1100 रुपये आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। 1100 रुपये आप लोगों को चुकाने पड़ेंगे। कब, अगर आप उसको 1 साल बाद पैसा चुकाना चाहते हो। लेकिन मान लो आपके सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, 1 साल बाद में 1100 रुपये है ही नहीं, मैं तो कहाँ से चुकाऊं। तो अगला बंदा ये बोलेगा कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा दिया है, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। बस जो प्रोसेस चलता है वो लगेगा और आप मुझे चाहो तो अगले साल पैसा दे सकते हो। लेकिन बच्चों याद रखना,
अगर साधारण ब्याज पर पैसा दिया होता तो अगले साल भी 100 रुपये का ब्याज लगता, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर इसको एक बार आप गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शायद आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे और समझ भी जाओगे। यहाँ पर बच्चों याद रखना, जो एक साल के एंड में जो अमाउंट आप लोग देख पा रहे हो, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, यहाँ सुनना मेरी बात को, एक साल के एंड में जिस अमाउंट को आप देख पा रहे हो चक्रवर्ती ब्याज में, वही अमाउंट क्या बन जाता है? वही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट मतलब जो ये अमाउंट है, और कौन सा? आफ्टर 1 ईयर। ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर का, यही अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सेकेंड ईयर का बन जाता है मूलधन, प्रिंसिपल बन जाता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यही अंतर आप लोग देख पाएंगे, सबसे बड़ा अंतर तो यही है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का मूलधन बराबर होता है, एक ही होता है, प्रत्येक साल का ब्याज भी फिक्स होता है, बराबर चलता रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, वो क्या बन जाता है? वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, सेकेंड ईयर का मूलधन बन जाता है। अब आपको अगली साल आपको जो ब्याज लगाना है, वो ब्याज आप 1000 पे नहीं लगाओगे। जो प्रोसेस आप साधारण ब्याज में कर रहे थे वो यहाँ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को जो 10% का ब्याज है, आज आप लोगों को जो 10% का ब्याज है वो 1000 रुपये पर नहीं लगेगा, वो लगेगा 1100 रुपये पर। और 1100 रुपये का 10% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 110 रुपये होता है। 110 रुपये होता है, और 110 अगर आप यहाँ जोड़ते हो तो ये बनेगा 1210 रुपये। तो आप लोग क्या देख पाएंगे, ये जो है ये बच्चों क्या है? ये है, आप लोगों को मैं बता दूँ, सेकेंड ईयर का अमाउंट। क्या है ये? सेकेंड ईयर का अमाउंट। लेकिन याद रखना, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है, अगर आप लोग उस बंदे को 1210 रुपये चुका देते हो तो कतई दिक्कत नहीं है, मामला ख़त्म है। लेकिन अगर आप लोग 1210 रुपये नहीं चुका पाते हो, आपने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप तीसरी साल में पैसा चुकाना चाहते हो तो याद रखना, जो दूसरी साल का जो अमाउंट है वो तीसरी साल का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर 1210 रुपये मूलधन के रूप में काम में लेना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर 10% का ब्याज लगेगा, और 10% 1000 पे नहीं लगता है। अगर आपने पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है तो आप लोगों को मैं बता दूं 1000 पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? तीसरे साल में 1210 रुपये पर लगेगा। और इसका अगर 10% निकालना चाहते हो तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 121 रुपये आएगा। कितना आएगा? 121 रुपये आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब मुझे बताओ, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1331 रुपये आप लोगों के सामने आएगा। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा और आगे भी आप लोगों को समझ में आता रहेगा। अब ये 1331 रुपये है बच्चों, ये क्या चीज़ है? ये आपको मिलेगा थर्ड ईयर का अमाउंट। मतलब अगर आप लोग 3 साल के बाद पैसा चुकाना चाहते हो तो आपको 1331 रुपये चुकाने पड़ेंगे। आपने बोला कि मेरे पास तो 1331 रुपये नहीं है, अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 1331 रुपये थर्ड ईयर का जो अमाउंट बन रहा है, ये 1331 क्या चीज़ है? ये थर्ड ईयर के अमाउंट है। लास्ट में क्या है बच्चों? ये अमाउंट है आफ्टर थर्ड ईयर।
थर्ड ईयर के लास्ट का अमाउंट है। अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो यही अमाउंट जो तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट है ये बन जाएगा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल, मूलधन बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही सिस्टम होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या लगेगा, 1331 रुपये मूलधन बन चुका। इसका 10% कितना होता है, अगर 0 होता तो 1 0 हट जाता, लास्ट में 0 नहीं है तो 1 पॉइंट लग जाता है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या के लास्ट में 1 0 हटा दो। अगर 0 नहीं है तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। तो 1331 रुपये का ब्याज कितना आएगा, 133.1 रुपये। अब बच्चों यही जो राशि है ये कितनी बन जाएगी, इनको जोड़ोगे तो आप ये बन जाएगी 1464.1 रुपये। ये क्या बन गया, ये 1464.1 रुपये बन गया बच्चों फोर्थ ईयर का अमाउंट। 4 साल का क्या बन चुका है अमाउंट। अगर आप फिर पैसा नहीं चुकाते हो तो आपको ये फिर फिफ्थ ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसा प्रोसेस आपको चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो ठीक है, समझ में आ गया कि अंतर तो क्या होता है और समानता क्या होती है वो बता दो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साधारण ब्याज में डिफरेंस एंड सिमिलरिटी की हम बात कर रहे थे बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आखिर क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि साधारण ब्याज में जो मूलधन है वो फिक्स रहता है, एक ही चलता रहता है, ब्याज भी एक ही चलता रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन है वो प्रत्येक साल चेंज हो जाता है, ब्याज भी प्रत्येक साल चेंज हो रहा है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज सेम रहता है सभी का। तीसरी बात और सुनना मेरी बात को, ये सारा प्रोसेस तब होगा जब साधारण ब्याज पर आप किसी को राशि देते हो और चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर आप किसी को राशि देते हो वो राशि बराबर होनी चाहिए, तब की बात है ये, ठीक है। तब आप लोगों को मैं बता दूं, अगर अलग अलग तब भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अंतर करते समय हम लोगों को ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब मुद्दा उठता है समानता की कि भाई समानता क्या है इनमें, सिमिलरिटी क्या है साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में, वो भी हमें देखना चाहिए। तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब हम बात करेंगे बच्चों समानता की। किसकी बात करेंगे, समानता की, कि इनमें क्या क्या समानता होती है साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो याद रखना, समानता देखने के लिए कुछ शर्त है। सबसे पहली शर्त तो यह है कि तुम्हारा जो मूलधन है प्रिंसिपल है, तुम्हारा जो मूलधन है प्रिंसिपल रेट ये क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर आप समानता देखना चाहते हो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। याद रखना, चाहे आप किसी को साधारण ब्याज पर पैसा दो चाहे किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दो, अगर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों का मूलधन और रेट समान है तो याद रखना इन दोनों का जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, 1 साल का जो ब्याज है इन दोनों का, किस किस का, साधारण का और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो फिक्स बराबर होता है, बराबर होता है। कैसे, आपको पता है अभी आप लोगों ने 1000 रुपये उधार दिए थे साधारण ब्याज पर 10% की दर पर। यहाँ पर भी आपने कितना पैसा उधार दिया, 1000 रुपये, कितने परसेंट पर, 10% पर। तो देख लो आप 1 साल का ब्याज कितना मिला, 100 रुपये, और साधारण ब्याज में भी ब्याज कितना मिला था, 100 रुपये। समझ गए बात को, यही समानता है। अगर मूलधन और रेट समान है तो हमेशा याद रखिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है वो बराबर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल और रेट बराबर होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल और रेट बराबर नहीं है तो हम ये बात नहीं बोल सकते।
और हम लोगों ने अंतर करना सीख लिया। साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है बच्चों? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये सीखा है कि साधारण ब्याज में मूलधन हर साल बराबर होता है, ब्याज भी बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर साल चेंज होता रहता है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का मूलधन बन जाता है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है, ब्याज भी अलग अलग होते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं आखिर क्या राज है इसमें ऐसा कि इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स का आठवां अजूबा। मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि इसको मैथमेटिक्स का आठवां अजूबा बोला जाता है। देखिएगा, लगातार वीडियो को अभी रुकना नहीं है, देखिएगा क्यों इसको बोला जाता है। देखिएगा मित्रों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसको आठवां अजूबा क्यों बोला गया। आखिर क्या कॉन्सेप्ट रह चुके थे, यह कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। इन कॉन्सेप्ट की वजह से ही आप लोगों को याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज को मैथमेटिक्स का आठवां अजूबा बोला जाता है। आप मेरी बात को समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूं? इन कॉन्सेप्ट की वजह से ही चक्रवृद्धि ब्याज को आठवां अजूबा बोला जाता है। क्या है ये? सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। कैसे? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिएगा बच्चों। आप लोगों को पता है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर भी ब्याज पहले कितना था, 100 रुपये ब्याज था, लेकिन अगले साल कितना ब्याज हो गया, 110 रुपये का ब्याज हो गया। फिर आप लोग देख पाएंगे कि तीसरे साल में 121 रुपये का ब्याज हो गया, फिर ब्याज हो गया 133.1 रुपये का ब्याज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के कारण से ही ये मैथमेटिक्स का जो आठवां अजूबा चैप्टर है वो यही है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। और कितना ब्याज लगता है? जितना परसेंट की दर पर आप पैसा उधार देते हो उतना ही परसेंट का ब्याज बढ़ जाता है प्रत्येक साल। अगर आपने 10% के हिसाब से पैसा दिया है तो देखिएगा 100 रुपये से ब्याज कितना हो गया, 110, मतलब 10% बढ़ गया। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, तो 10% ही ब्याज बढ़ के आएगा। अगली साल फिर देखोगे तो फिर 10% का ब्याज बढ़ के आएगा। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना, जितना परसेंट की दर पर अगर आप पैसा उधार देते हो चक्रवृद्धि ब्याज में, उतना ही परसेंट प्रत्येक साल का ब्याज बढ़ जाता है। अगर किसी बंदे को आपने 20% पे उधार दिया है तो अगले साल प्रत्येक साल उसका 20% का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपने 40% पे दिया है तो 40% बढ़ जाएगा। अगर आपने 16 सही 2/3% पे किसी को पैसा उधार दिया है तो 16 सही 2/3% उसका ब्याज बढ़ जाएगा प्रत्येक साल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ पाए कि ये आठवां अजूबा क्यों बोला जाता है, इन कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। सबसे पहला कितना ब्याज लगता है ब्याज के ऊपर? जितना परसेंट की दर होती है उतना ही परसेंट का ब्याज लगता है। अगला पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो राज की बात है वो अब आएगी आप लोगों के सामने। अब आप लोग समझ पाएंगे क्या छुपा हुआ था कि इसमें राज छुपा हुआ है कि इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। रेशियो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। कैसे रहता है रेशियो कॉन्सेप्ट सेम? यहाँ पर वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। रेशियो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे सेम रहता है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले अगर आप देखोगे रेशियो कॉन्सेप्ट किसके अंदर, ब्याज और ब्याज के अंदर, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ब्याज और ब्याज के अंदर प्रत्येक साल का रेशियो बराबर है। कैसे? देखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, 100 रुपये। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है, 110 रुपये। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपये। और सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है, 110 रुपये।
इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रेशियो मिलेगा 10:11। ये रेशियो उतना ही रहेगा, ये रेशियो उतना ही रहेगा। आगे देखोगा इसके बीच में अगर आप पहली साल दूसरी साल के ब्याज के बीच में रेशियो निकालते हो 10:11 का चल रहा है। अब देखते हैं आगे कितने का चलेगा, वो भी देख लेते हैं। अब देखिएगा दूसरी साल का ब्याज कितना है 110 रुपये, तीसरी साल का ब्याज कितना है 121 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रेशियो बनाओ, 11 से काटोगे ये 10 बार कटेगा, फिर वही आ गया 10:11 का रेशियो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और देखिएगा आगे हम फिर देखते हैं इसमें आगे कॉन्सेप्ट। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं 121 और 1331.1। यहाँ पर भी देखिएगा इस पॉइंट को हटाते हैं तो बच्चों 0 लगता है, ये बात आप जानते हो। गेट इन द पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोटेड। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या बन जाएगा 10:11। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, यहाँ से एक बात निकल के आती है, याद रखना हमेशा कि चक्रवृद्धि ब्याज में रेशियो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। किस किस के बीच में? ब्याज और ब्याज के बीच में रेशियो कॉन्सेप्ट बराबर रहता है। ब्याज और ब्याज के बीच में रेशियो कॉन्सेप्ट बराबर रहता है। प्रत्येक साल का रेशियो कॉन्सेप्ट बराबर रहेगा ब्याजों के बीच में। अगला पॉइंट यहाँ पर और देखिएगा क्या सीखने को मिलता है, और सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मूलधन और मूलधन के बीच में भी रेशियो कॉन्सेप्ट बराबर रहता है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर पहली साल का मूलधन और दूसरी साल का मूलधन के बीच में भी रेशियो बराबर रहेगा। पहली साल का मूलधन कितना है मेरे प्यारे भाई 1000 रुपये, और अगले साल का कितना है 1100 रुपये। जरा अनुपात निकाल के देखिएगा कितना आएगा 10:11 है ना। 8वां अजूबा देखते रहिएगा। इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में देखिएगा आपको फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप देखते हैं रेशियो 1210 में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा 10:11 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिर भी 10:11 चल रहा है, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो रेशियो बराबर रहता रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर मूलधन में भी मिल गया अगली राज की बात, और सुनिएगा मूलधन और मिश्र धन में भी, मूलधन और मिश्र धन में भी रेशियो बराबर रहेगा। कितना? ये मूलधन है आपका, मूलधन है, ये मिश्र धन है। रेशियो निकाल के देख लो 10:11 का ही रहेगा। यहाँ पर रेशियो निकाल के देख लो 10:11 का ही रहेगा। प्रत्येक साल का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो भी बराबर रहता है। प्रत्येक साल का ब्याजों का रेशियो भी बराबर रहता है। प्रत्येक साल का मूलधन का रेशियो भी बराबर रहता है। यही कारण है कि 8वां अजूबा कहलाता है। और सबसे बेहतरीन जो रीजन है वो ये है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी का नियम का पालन भी होता है। गुणोत्तर श्रेणी के नियम का पालन, इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो राशियाँ आती है इनमें एक सबसे बड़ी खुशकिस्मत की बात बता रहा हूँ, बहुत अजूबी की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी का नियम लगता है वो देखिएगा कैसे। इन दोनों में लगा के देखिएगा भाईजान, इस दोनों में लगा के देखिएगा। पहली बीच वाली संख्या का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का मैं रूट निकालूंगा और उसको मैं गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बराबर आता है। ऐसे इन तीनों को लेके देख सकते हो, यहाँ पर भी नियम लगता है इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा तो इसके बराबर आएगा, या फिर इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। ये है गुणोत्तर श्रेणी का नियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही रीजन है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज को बोला जाता है मैथमेटिक्स का 8वां अजूबा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब तक हम लोगों ने केवल मंथन किया है, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को पढ़ने के लिए जुनून उत्पन्न किया है। अब मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, सूत्र से किया जाता है या फिर कॉन्सेप्ट से किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर करोगे तो आपका भला होगा और मेरे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार से
धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सीखा है चक्रवृद्धि ब्याज को आखिर क्यों बोला जाता है, मैथमेटिक्स का 8वां अजूबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।